हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये जो वीडियो है एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैं बना रहा हूँ, बिकॉज़ अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले मेरा नव क्लासेस में एक पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ है। और उसमें जब वो ऑन एयर हो रहा था पॉडकास्ट, तो एक सब्सक्राइबर ने बोला कि सर, क्लासरूम में जब हम जाते हैं तो आप हमें बताइए कि किस तरीके से हम टीचिंग टेक्निक्स यूज़ करें, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हम कैसे यूज़ करें, जिससे जो हम बताना चाहते हैं लर्नर्स को सेम तरीके से ही उनके पास वो चीज़ पहुंच जाए। देयर शुड नॉट बी एनी बैरियर और देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टॉर्शन इनटू इट। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आप लोग के सामने आज ये वीडियो लेके आया हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइमली मिल जाए बाय हिटिंग द बेल आइकॉन। और टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं कौन कौन से 11 पॉइंट्स हैं। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये मेरे जो भी 5 इयर्स का जो मेरा टीचिंग करियर है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स के साथ, एसोसिएट प्रोफेसर्स के साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ रहते हो, तो आप अपने आप में भी आप चेंज महसूस करते हो। आपकी टीचिंग स्किल्स, आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो भी इफेक्टिव हो जाता है। तो उन सबको सोच करके मैं आपके सामने ये 11 पॉइंट्स लेके आया हूँ। तो फर्स्ट जो चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान देनी है, दैट इज़, जब भी आप जा रहे हो, चाहे आप 50 साल के हो जाओ, आपने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कम से कम 15 बार पढ़ाया है, 20 बार पढ़ाया है, पर जब भी आप कोई भी क्लास लेने जा रहे हो, चाहे अकाउंट्स की, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट की, चाहे फाइनेंस की, जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ जो इंसान 25 साल का है या 30 साल का है, अगर आप 50 ईयर्स के भी हो जाओ, आप 55 ईयर्स के भी हो जाओ, तब भी आपको ये चीज़ अपनानी ही है। बिकॉज आप पढ़ोगे, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तभी आप बच्चों को बता पाओगे। और एक चीज़ जो फोरमोस्ट है इसमें, वो ये है, कॉन्फिडेंस आता है। आप ऐसे ही जा रहे हो कुछ भी, आपको अगर आपने तैयारी नहीं की है और बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और वहाँ आप घबरा जाओगे, ये सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की ज़िंदगी में। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग है और ये एक तरीके से बहुत ही गलत चीज़ भी है कि एक टीचर को खुद ही नहीं पता कि जो है वो क्या पढ़ा रहा है। मतलब कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका आपको आंसर नहीं पता, तो आप बच्चों को बोल सकते हो हाँ मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा बाद में। पर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि अकाउंट्स, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो समझ पा रहे होंगे, हम अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, है ना, और वो क्वेश्चन को हमने पहले सॉल्व किया ही नहीं है, डायरेक्ट हम जंप कर रहे हैं क्लासरूम में, आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही है, आप क्या करोगे? पसीना पसीना हो जाओगे आप। आपको लगेगा अरे अब क्या होगा, बच्चे मेरा मजाक उड़ाएं। ये सब चीज़ें, थॉट प्रोसेस वहाँ पे आने लग जाती है। आपका नेट प्रॉफिट, क्योंकि आजकल क्या है, हर एक बुक में नीचे आंसर दिए हुए हैं कि आपका जीपी इतना आएगा, आपका एनपी इतना आएगा, आपका बैलेंस शीट का टोटल इतना आएगा। समझ में आ रहा है? तो और वो भी आप पढ़ा रहे हो बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स को, कोई आप फिफ्थ सिक्स बच्चों को नहीं पढ़ा रहे कि जो आपने बोला ए फॉर एप्पल तो वो ए फॉर एप्पल रट्टा मार के आ गए। बच्चों के पास आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और नॉलेजेबल हो रहे हैं। वो यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, वो ऑलरेडी पढ़ के आते हैं पहले, जिससे उनको क्या हो, उसके बारे में नॉलेज हो जाए। तो हमेशा पढ़ के जाओ, जिससे कॉन्फिडेंस रहे और आप उनके जो क्वेरीज हो उनका सही तरीके से आप आंसर भी दे पाओ। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है, फॉलो द लेक्चर प्लान वाइजली। हम सब जानते हैं कि जब भी हमारा एक नया एकेडमिक सेशन चालू हो रहा होता है, चाहे वो सेमेस्टर पैटर्न है, चाहे वो ईयरली पैटर्न है, तो हम जो है अपना एक लेक्चर प्लान बनाते हैं कि इस यूनिट को इतने दिन में कंप्लीट करना है। और इस तरीके से जो है हम सब जानते हैं, जैसे कि सेमेस्टर पैटर्न, अब तो कोविड की वजह से सब चीज़ें लेट हो रही है, पर अगर हम बात करें सेमेस्टर पैटर्न में, तो हर 6 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक लेक्चर प्लान बनाते हैं जिससे हमारा टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो जाए। रिवीजन के भी हम 1 वीक 2 वीक्स उसमें ऐड कर देते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि ऐसा ना हो कि एक यूनिट का आपने टारगेट फिक्स किया, आपने लेक्चर प्लान ही नहीं बनाया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको। लेक्चर प्लान नहीं बनाओगे तो 5 यूनिट अगर आपके पास हैं और लेक्चर प्लान आपने नहीं बना, तो आप 6 मंथ तक सिर्फ 3 यूनिट ही कंप्लीट कर पाओगे, है ना। आपको कोशिश करनी है कि हाँ मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को इतने क्लासेस एलोकेट किए हुए हैं और इस टॉपिक को मैंने इस टाइम के अंदर अंदर क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो उसको फॉलो भी करना है आपको। चलो एक आधी क्लास ऊपर नीचे हो जाए वो चलेगा, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही लेक्चर प्लान नहीं बनाया उसको फॉलो नहीं करें। उससे क्या होगा कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। ये मेरे साथ हो चुका है। जब मैंने नया नया अपना टीचिंग स्टार्ट किया था, तो मैं क्या करता था कि न्यूमेरिकल कराता था। न्यूमेरिकल स्टार्ट किया तो 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल की करा रहा हूँ। अरे आप 10 क्वेश्चन कराओ, कुछ होमवर्क भी दो, आगे जा करके इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूँगा। इस तरीके से पढ़ाया जाता है। अब स्पून फीडिंग थोड़ी ना करानी है।
है ना, दे आर मैच्योर स्टूडेंट्स, बैचलर्स मास्टर्स को आप पढ़ा रहे हो, राइट। तो लेक्चर प्लान आप बनाओ, लेक्चर प्लान को वाइजली फॉलो करना है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ देयर इज़ सम डिविएशन, या कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ करता था कि यार कम पढ़ रहे हैं, तो यू कैन अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो। आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चालू कर दो, है ना। वीक में 3 दिन एक्स्ट्रा क्लास होगी, या मैं 50 मिनट्स पढ़ाता हूँ तो आई विल टीच 1 आवर 20 मिनट्स, इस तरीके से आप करो जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। वैसे तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज लास्ट स्टेज में क्या होता है, बहुत हड़बड़ी में इंसान फटाफट कोर्स कंप्लीट कराने की होड़ में रहता है एक प्रोफेसर। तो बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उसके बारे में नहीं सोचता। तो अवॉइड दिस सिचुएशन ऑल्सो कि एंड मोमेंट पे बस आप 15 क्लासें ले ली आपने और बस मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। इससे टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू इम्पार्ट लर्निंग, और वही नहीं होगी, जल्दीबाजी में अपना काम निपटा करके आप जा रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको, इस लेक्चर प्लान वाइजली आपको फॉलो करना है। पैरा लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है। कुछ लोग जो है बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। क्लास में इतनी बड़ी क्लास है, 80 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, पीछे वाले को सुनाई नहीं दे रहा है। तो बच्चे क्या करेंगे, जब उनको सुनाई नहीं दे रहा वो बातें करने चालू कर देंगे, वो कोई और काम करने चालू कर देंगे। अगर मोबाइल अलाउड है तो मोबाइल चलाने लग जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो वॉइस है, वॉइस मॉड्यूलेशन जो हम लोग पढ़ते हैं ना कम्युनिकेशन में, एनुंसिएशन, प्रोनंसिएशन, वॉइस एग्रीगेट्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, इन सब पे भी आपको फोकस करना है। आप इसको, है ना, एज अ बहुत लाइटली लेते हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि बिकॉज उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन हाई नहीं है तो उनको जो है टर्मिनेट कर दिया। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है कि हर इंसान की वॉइस कम ज़्यादा होती है, अगर आपकी आवाज़ कम है तो आप माइक का अरेंजमेंट करवाओ आप, जिससे सबको ऑडिबल होना चाहिए। आप तेज चिल्ला के बोल रहे हो तो भी ठीक है, और अगर आप चिल्लाना नहीं चाहते हो आप, या आपको लग रहा है कि यार इतना चिल्ला दिया तो मैं आगे जा करके कैसे पढ़ा पाऊंगा, तो आप माइक का अरेंजमेंट करवाओ कॉलेज से, क्योंकि कॉलेज का भी तो ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को इम्पार्ट हो लर्निंग। अब टीचर बिल्कुल ऐसे तो नहीं होगा कि जान ही दे देगा अपनी। तो पैरा लैंग्वेज भी, आपका वॉइस चाहे कैसा भी हो, आप कुछ लोग तेज भी बोल देते हैं, तेज आवाज़ होती है तो वो पीछे तक पहुंच जाती है, और कुछ लोग तेज नहीं बोल पाते तो वो माइक का अरेंजमेंट करें। मतलब बच्चों को सुनाई देना चाहिए, चाहे पीछे लास्ट रो में भी कोई बच्चा बैठा है तो। टेक राउंड्स इन बिटवीन द लेक्चर्स, ये मैं हायर एजुकेशन या जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आजकल आप हर जगह पे क्या है, मोबाइल्स जो हैं बच्चों के पास हैं। अगर आप अपना धुन में बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ा रहे हो, पीछे वाला आपको देख तो रहा है पर नीचे दूसरे हाथ में उसका मोबाइल चल रहा है, व्हाट्सएप में चैट कर रहा है। तो बीच बीच में राउंड लेते रहो आप, सबकी कॉपी भी देखो कि क्या है क्या नहीं है, कितना लिखा है आपने, लिख भी रहा है कि नहीं लिख रहा है ना। नाटक करते हैं ना वो हाथ हिलाने का, बच्चे अक्सर हम लोग दिखते थे, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हाँ एक नाटक करते थे कि हाँ कुछ लिख रहे हैं, लिखा कुछ भी नहीं है उसने, है ना। तो बीच में राउंड लेते रहो आप कि क्या है, सबकी कॉपियों में देखो लिखा है कि नहीं लिखा है ना। ये सब चीज़ें आपको लेनी, जिससे बच्चा चौकन्ना रहे कि हाँ टीचर अभी आ जाएगा देखेगा तो मुझे, है ना। एक डर भी पैदा करना है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी ठीक नहीं है। एक लेवल ऑफ डिटैचमेंट हमने पढ़ा है ना टीचिंग में, वो भी इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल आप घर परिवार में घुस गए हो आप, नहीं दिस इज़ नॉट इन, तो आपकी बात सुनेगा नहीं बच्चा। और जिस टाइम पे ऐसा लगा कि आपकी बात वो नहीं सुन रहा है, लाइटली लेने लग गया आपको, तो फिर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, है ना। फिर ऐसे करते करते क्या है, सब बच्चे वैसे हो जाएंगे ढीठ टाइप। तो आपको एक डिटैचमेंट मेंटेन करना, एक स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करनी कि मैंने अभी बोला है कि पढ़ाई करनी है मतलब पढ़ाई करनी है। जब खेल कूद होगा तो मैं आपको खेल कूद की अनुमति दे दूंगा, परमिशन दे दूंगा, अभी पढ़ना है, एग्जाम पास आने वाला है, ठीक है। आपके पेरेंट्स इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं तो, मेरा जो तरीका होता है मैं तो मोटिवेट कर देता हूँ उनको कि इतना इन्वेस्टमेंट आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आप कल को जाकर के कंपनीज आएंगी, आप प्लेस नहीं हो पाओगे तो क्या मतलब हुआ, है ना। तो आपको कोशिश करना है कि आपको एक रिटर्न उनको देना है, तो ऐसे बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। रैंडम क्वेश्चंस आस्क करो आप, बच्चा चौकन्ना रहे कि अभी मुझसे पूछ लेंगे, है ना। बीच बीच में आप कुछ पढ़ा रहे हो, बीच में चलो हाँ बताओ। कुछ टाइम पहले मैंने एक पॉइंट बताया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड मतलब क्या होता है, चलो बेटा आप बताओ फंड मतलब क्या होता है। ऐसे वो चौकन्ना, रैंडमली पूछो, ऐसा नहीं कि एक रो से पूछ रहे हो आप, तो उसको पता है कि अब उसका नंबर है, मेरा नंबर तो आना नहीं है, मैं क्यों सुनूँ ध्यान से। तो बीच में एकदम से रैंडम क्वेश्चन उठा दो, हाँ बेटा आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या मैंने बताया था अभी 5 मिनट पहले। उससे बंदा चौकन्ना रहेगा कि हाँ सर मुझसे पूछ सकते, क्योंकि ना बहुत ईगो इश्यूज हो जाते हैं जब हायर एजुकेशन में हम पढ़ा रहे होते हैं ना। तो बच्चों को, जब स्टूडेंट्स हैं उनको ईगो इश्यूज होते हैं, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरे बच्चे हंसे ना, क्योंकि वो समझने लग गए ना, ईगोइस्टिक हो गए हैं वो थोड़ा। इसलिए छोटे बच्चों की तरह नहीं कि मुर्गा बना दिया, ये सब चीज़ें। तो रैंडम क्वेश्चन ना पूछो, इससे वो अटेंटिव रहे। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच आपको अपनानी है। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे प्रोफेसर्स ऐसा करते हैं, हमारा काम है पढ़ाना, बच्चों को समझ में आए ना आए, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, मेरा बिजनेस नहीं है ये, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को उसका पैसा मिल रहा है बस। ऐसा नहीं है, ये एक अच्छा टीचर नहीं कहलाएगा। आजकल तो फीडबैक सिस्टम चालू हो गया है, आपको बुरा फीडबैक मिल गया तो आपको बोरिया बिस्तरा बांध करके जाना भी पड़ सकता है ना। बड़े बड़े कॉलेजेस, जैसे हमारे कॉलेज में भी फीडबैक सिस्टम होता है ना। 10 रेटिंग स्केल पे आपको फीडबैक दिया जाता है, आपकी नोट्स कैसे आप
कर रहे हो, आपकी वॉइस कैसी है, आप किस तरीके से नॉलेज इम्पार्ट कर पाते हो। तो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच आपको अपनाना है ना। लर्नर सेंट्रिक में हमने पढ़ा था कि टीचर को एज अ रिसोर्स ट्रीट करना है, नॉट एज एन अथॉरिटी, राइट। बच्चों को ध्यान में रख करके मतलब कुछ भी ऐसा करो आप जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। आप ऐसे रियलिस्टिक एग्जांपल्स दो, है ना। मतलब आपका एंड गोल होना चाहिए कि जो आप समझाना चाहते हो बच्चों को समझ में आ जाए, ना कि ये कि मैं बस मेरे को पैसा मिल रहा है पढ़ाने का, बच्चे पढ़े ना पढ़े, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, ऐसा नहीं है। तो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रखना ज़रूरी है। होमवर्क दो आप, ये आपको लग रहा होगा अरे इतने बड़े बच्चों को होमवर्क, नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया एक, ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया एक, मतलब एक दिन आपने ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन दिया, कॉम अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ तो मैं उसके एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। दूसरे दिन भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट का आपने बना दिया, अब आपने 2-3 क्वेश्चन करा दिए, 3-4 दिन ट्रेडिंग अकाउंट चल गया, अब आप उनको होमवर्क दे दो बाकी क्वेश्चन, क्योंकि एक बुक में तो 60 क्वेश्चन होते हैं, आप 60 क्वेश्चन करवाओगे क्या? स्पून फीडिंग थोड़ी ना करानी है आपको। तो आपको होमवर्क दो, होमवर्क चेक भी करो, चलो एकदम से कल मैं होमवर्क आपका चेक भी करूँगा, चलो ठीक है। इसलिए आप लोगों को आना है, और जो बच्चा होमवर्क नहीं करेगा उसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। तो वो ईगो इश्यूज आ जाते हैं कि मुझे करना है सब करके, या फिर वो छुट्टी मार लेगा, तो छुट्टी मार लेगा तो पता चल जाएगा। रैंडमली करो ना, ये तो हम लोग के साथ भी होता था कि हाँ कल नहीं पूछा, फिर एकदम से आपने जब आपने डेट जो डिसाइड की थी उस वक्त नहीं पूछा, 2 दिन बाद पूछ लिया आपने, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। होमवर्क वगैरह तो जिससे बच्चों को घर पे भी प्रैक्टिस होती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स आपके जो गेस्चर्स हैं, आपके जो पोस्चर्स हैं, आपकी जो आपका जो टोटल ड्रेसअप है, जो ग्रूमिंग है, वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। चाहे मैं फीमेल टीचर्स की बात कर रहा हूँ या मेल टीचर्स की बात में, बहुत ज़्यादा आपको है ना एक तरीके से ऐसे भी नहीं बन के आना कि बच्चा पढ़ाई की जगह आपको ही देखता रहे, है ना। यू शुड हैव टू मेंटेन अ डेकोरम इन दी कॉलेज, कि आप एक सिंपल, जैसा आप आते हो सिंपल सोबर ड्रेस, आप वैसे बन के आओ, बहुत ज़्यादा आपको चमक धमक और ऐसे भी नहीं बन के आना जिससे बच्चा पढ़ाई के बजाय आपको देखने लग जाए। तो आप ये भी इसके अंदर आ गया। दूसरा, आपको अपने हैंड मूवमेंट्स और ये सब चीज़ों को भी आपको फोकस करना है कि किस तरीके से आप, है ना, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन करवा रहे हो, बच्चों को एकदम से पसीना आने लग गया, बच्चों को बोल रहे हैं टीचर को एकदम से पसीना आने लग गया, क्यों पसीना आने लग गया? बिकॉज बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही। आप बता तो नहीं रहे हो, पर आपके हाव भाव से नजर आ रहा है कि टीचर को कुछ नहीं आता, है ना। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करो, इसके लिए पढ़ के जाओ पहले से ही। तो आपका हैंड मूवमेंट्स, आपका गेस्चर, आपका पोस्चर, आपका ड्रेसअप, आपकी ग्रूमिंग, इन सब को भी आप फेवरेबल रखो, सिंपल एंड सिंपल रखो। बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा उस लेवल पे नहीं जाना कि बस बच्चे आप ही को देखते रहे और किसी को पढ़ाई पे ध्यान ही ना हो, है ना। ऐसा भी आपको बिल्कुल भी रेजोनेट या रिजेंबल नहीं करना है। आप जो भी गेस्चर्स पोस्चर यूज़ करो वो भी इट शुड सिंक्रनाइज विथ व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। राइट क्लियरली ऑन बोर्ड। कुछ टीचर्स को मैंने देखा है ऐसा लिखते हैं कि समझ में नहीं आता, सर वो क्या लिखा है, सर ये क्या लिखा है, सर नीचे क्या लिखा है, सर ऊपर क्या लिखा है। ऐसी अवॉइड करो, क्योंकि लिखने से क्या होता है, आप कनेक्ट कर पाते हो। लिखते क्यों हैं हम? जब भी हम क्लास में एंटर करते हैं हम लिखते हैं ना, आज हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, आज हम लोग कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे, जिससे बच्चा ध्यान में रहे कि हाँ हम इस दुनिया में हैं और हम कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हैं, है ना। तो बोर्ड पे आप लिखो, बोर्ड का यूज़ करो। दीज ऑल आर, हम पढ़ा टीचिंग एड्स, टीचिंग मटेरियल, इन सबको आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना आना चाहिए। प्रोजेक्टर्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, बोर्ड पे आप प्रॉपर तरीके से लिखो, सामने वाले को समझ में भी आए। यू कैन यूज़ डिफरेंट कलर चॉक ऑल्सो। इंपॉर्टेंट को आप ऑरेंज चॉक से यूज़ करो, ब्लू चॉक से आप लेस इंपॉर्टेंट वाइट, मतलब इस तरीके से। या मार्कर, अगर आपको वाइट बोर्ड है तो मार्कर यूज़ कर सकते हो। तो बोर्ड पे क्लियरली लिखो जिससे बच्चों को सही से लिखे और बच्चा उसको कनेक्ट कर पाए कि हाँ टीचर अभी ये पढ़ा रहा है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप बोर्ड पे लिखो, है ना, जिससे बच्चों को भी पता चले कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, वो अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सके। नेक्स्ट, ये मैंने अभी चालू किया है, अभी इस सेशन से ही, जब मैं पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को। डाउट क्लियरिंग सेशन में सैटरडे को रख लेता हूँ, क्योंकि सैटरडे को हमारा हाफ डे होता है, जिससे क्या होता है टाइम पे कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चे कहते सर जो आपने कल पढ़ाया ना वो समझ में नहीं आया। कल पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कल नहीं आए थे, वो और पूछने लग जाएंगे, तो आपका जो है लेक्चर प्लान वो फॉलो नहीं हो पाएगा। जो भी डाउट है ना, आपने मोटा मोटा बता दिया, जैसे कि हमने पढ़ा ना गैगने का जो द स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जिससे इफेक्टिव टीचिंग हो जाए, वो तो आप फॉलो करे ही करो। पर किसी को बहुत ही मेजर टॉपिक है कि सर ये पूरे फैक्टर्स ही समझ में नहीं आया, ये पूरा टॉपिक ही समझ में नहीं आया, तो ऐसा मत करो। आप आपका लेक्चर प्लान जो है वो फिर यू विल बी लेट, आप लेक्चर प्लान के हिसाब से नहीं चल पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन रखना है। जैसे बच्चों को बोलो कि सैटरडे टू सैटरडे जो भी आपका डेट पड़ रहा है वो हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, आपको हमसे वहाँ डाउट पूछना है और फिर हम आपके डाउट्स वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सबको अटेंड भी करना है, वो ऐसा भी आप बता दो। तो डाउट क्लियरिंग सेशन रखो, जिससे आपका लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंगली आपका काम भी होता रहेगा, और बच्चों को जिनका मिस हो गया है, जिनको कोई डाउट है, वो आपसे पूछ भी सकते हैं। और क्लास टेस्ट भी लेते रहो आप, है ना।
चलो आज मैं क्लास टेस्ट ले रहा हूँ, है ना। क्लास टेस्ट में आप किसी भी तरीके से क्लास टेस्ट ले सकते हो, आप ओरल ले सकते हो कि चलो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसका आंसर बताओ, आपने क्या समझा है। या आप बोल सकते हो अपनी अपनी कॉपी के पेज निकालो और मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ 5-5 नंबर के, आप उसको करो, ठीक है। आप केस स्टडीज़ पूछ सकते हो कि ये केस स्टडी है, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा। मतलब इंटेलेक्चुअल एनालिटिकल या इंटेलेक्चुअल स्किल्स जनरेट करने के लिए, एप्टीट्यूड एनहांस करने के लिए, या फिर एप्टीट्यूड जानने के लिए आपको क्लास टेस्ट वगैरह लेते रहना चाहिए, है ना। जिससे आपको भी पता चले ना कि आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हो, बच्चों के भेजे में घुस भी रहा है कि नहीं घुस रहा है ना। ऐसे भी नहीं कि पढ़ाते पढ़ाते जाना, आज आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं। आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है, अब मैं आपका नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को टेस्ट लूँगा, सब प्रिपेयर करके आना। मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सार्थक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, तो इट शुड बी, आई शुड गेट द पॉजिटिव रिटर्न्स। एंड लास्ट इज़ योर एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा जो इंटरव्यू हुआ है पॉडकास्ट में, मैंने बताया था कि बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता, तो आप इंटेलिजेंटली आप उनसे डील करना आना चाहिए। आपको पढ़ाना भी है, इतने बड़े बच्चों को कैसे डील करें। अभी रिसेंटली का मैं केस बता रहा हूँ, 2-4 दिन तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हो कि कुछ टाइम पहले की बात है। मतलब जब ये क्लासेस अभी ऑन, मतलब जब बच्चे ऑफलाइन स्टडी करने आते थे तब की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने एक गेम ऑर्गेनाइज कराया था, और वो गेम ऐसा था कि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। बच्चों की बात कर रहा हूँ, आई थिंक ये जैन की बात है, जनवरी की बात है, तब लॉकडाउन वगैरह कुछ भी नहीं होता, जैन फेब की बात है। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, और उस क्वेश्चन का जिसको आंसर नहीं बना वो अपनी जेब से 20 रुपये निकालेगा, ठीक है। उसने निकाल लिया, ठीक है। फिर मैंने रैंडमली किसी और से पूछा, मुझे उस बच्चे को आंसर पता चल गया, वो 20 रुपये उसके हो गए। ऐसे क्या है कि सब लोग को होड़ भी मची रहेगी, 20 रुपये मेरे होंगे, या 20 रुपये तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, पर हाँ ये 20 रुपये मैंने जीते, ये वाला हिसाब किताब होगा। वो बॉयज़ गर्ल्स वाला तो अपन करते ही रहते हैं कि एक टीम बॉयज़ हो गई, एक टीम गर्ल्स हो गई, ब्लैक बोर्ड पे अपन ने एक लाइन खींच दी, यहाँ बॉयज़ यहाँ गर्ल्स लिखा, फिर आपने क्वेश्चंस पूछे, फिर ऐसे भी आप लर्निंग इम्पार्ट कर सकते हो। और ये तो बहुत कॉमन तरीका है, पर अभी रिसेंटली मैंने जनवरी फरवरी में ये वाला तरीका अपनाया है कि 20 रुपये आप निकालोगे, जो गलत आंसर देगा वो 20 रुपये निकालेगा, और जो उसका सही आंसर दे पाएगा उसको 20 रुपये मिल जाएंगे एज अ प्राइज आप कह सकते हो। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डील करना है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी होते हैं। हमको ये भी फोकस करना है, एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन में वो भी आ जाते हैं। जैसे कि उनको हिंदी में नोट्स चाहिए, उनको इंग्लिश में नोट्स चाहिए, या हिंदी में उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हिंदी में भी उनको समझाओ। जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता तो पूरा इंग्लिश में बोल सकता था या पूरा शुद्ध हिंदी में आपको समझा सकता था, पर यहाँ पे मिक्स्ड जनता है, हमारी मिक्स्ड सब्सक्राइबर्स हैं, तो हमको उसके अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम पढ़ा रहे हैं, राइट। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंग्लिश में समझाओ, या आप कोई हिंदी की बुक उनको रेफ़र करवा दो कि या बुक रेफ़र करो, या जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, हिंदी में समझाओ। मतलब आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं कि अब एक जो हिंदी मीडियम, हमको तो भैया हम तो इंग्लिश बोलेंगे, हमें तो हिंदी नहीं आती, हम हिंदी वालों के साथ डील नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट द वे। आपको हर सिचुएशन में डील करना आना चाहिए, हर सिचुएशन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। तो ये होता है आपका एक्ट अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। So these were the 11 teaching techniques and strategies जो कि मेरे मन में आई इस वीडियो को बनाने से पहले। और आई होप आप जब इसको फॉलो करोगे तो आपको भी नज़र आएगा कि हाँ, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो बच्चे समझ पा रहे हैं। और यही एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है। अगर वो जो समझाना चाह रहा है वो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो अच्छी तरीके से फिर कहीं ना कहीं कमी रह रही है, और वो एक अच्छा टीचर की जो क्वालिटीज़ हैं उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा। आप इसको इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा अपने जब, अगर आप पढ़ा रहे हो तब भी, और अगर आप जब पढ़ाओगे तब भी। ऑल दी वेरी बेस्ट, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एप्रिसिएशन जो आप कमेंट्स और लाइक्स में देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।